नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल कुमार सिंह काशी हिंदू विश्वविद्यालय में पर्यटन अध्यापन का कार्य कर रहा हूं। आप सबके बीच में बेसिक्स ऑफ टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इसी के नाम से स्वयं पोर्टल पे कोर्स स्टार्ट किया है। आप सबका इस कोर्स पे स्वागत है। मैं आज इस कोर्स में मॉड्यूल 3 का लेक्चर नंबर 5 टूरिज्म सप्लाई पर्यटन आपूर्ति विषय पे आप लोगों के बीच में चर्चा करूंगा। ये आधे घंटे का जो हमारे आपके बीच में चर्चा का विषय होगा, उसमें हम मुख्य रूप से पर्यटन की मांग और पर्यटन आपूर्ति को समझते हुए, इसके पहले हम लोगों ने पर्यटन की मांग को समझा था और अब जो है इसमें हम पर्यटन की आपूर्ति को समझेंगे। उसके आपूर्ति के तत्व कौन कौन से हैं? आकर्षण है, एलिमेंट ऑफ टूरिज्म सप्लाई, सप्लाई मैनेजमेंट इन टूरिज्म, कैसे उसका जो है आपूर्ति का प्रबंधन करते हैं पर्यटन के क्षेत्र में, एंड टूरिज्म फ्रेम इन द टूरिज्म सप्लाई, पर्यटन आपूर्ति में समय सीमा क्या होती है, टाइम फ्रेम क्या होता है, और टूरिज्म रिसोर्सेज एलोकेशन क्या है, पर्यटन संसाधन का आवंटन कैसे हम करते हैं, टूरिज्म सप्लायर कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन टूरिज्म सप्लाई कैसे हम देखते हैं, सस्टेनेबिलिटी इन टूरिज्म को हम किस प्रकार से, धारणीय क्षमता को किस प्रकार से देखते हैं सप्लाई चेन में, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन का सप्लाई में क्या भूमिका है उसको किस प्रकार से देखते हैं, इस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे कि इंट्रोडक्शन ये टूरिज्म डिमांड और टूरिज्म सप्लाई की। तो ये फिगर में देख रहे होंगे, एक सप्लाई है और दूसरा डिमांड के लिए व्यक्ति है। सप्लाई करने के लिए एक सेंटर है, वहाँ से सप्लाई हो रहा है। अगर इसको देखा जाए तो ये तराजू के दो पलड़े हैं, एक तरफ डिमांड है, एक तरफ सप्लाई है। कोई भी इसको बैलेंस बना के चलना पड़ता है। जो भी डिमांड हो, यानी जो मांग हो उसकी पूर्ति होनी चाहिए। तो डिमांड पे हम लोगों ने बात की थी कि डिमांड क्या होती है। तो मांग का अर्थ होता है एक निश्चित समय में किसी विशेष स्थान बाजार में पर्यटन उत्पादों, वस्तुओं और सेवाओं की आवश्यकता। जब टूरिस्ट जब अपने घर से दूसरे जगह की यात्रा पे जाता है तो उसके द्वारा वो किस प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की मांग करता है, आवश्यकता क्या पड़ती है, वो टूरिज्म की डिमांड हो गई। और उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम किस प्रकार उनको पूर्ति कर रहे हैं, वो सप्लाई हो गई। तो सप्लाई पे आज हम चर्चा कर ही रहे हैं। तो आपूर्ति को हम जब देखते हैं तो टूरिज्म की सप्लाई मतलब जो टूरिस्ट की सर्विसेज है। अब टूरिस्ट की सर्विसेज क्या हो सकती है? तो हम लोगों ने पीछे बात किया था कि जब टूरिस्ट अपने घर से निकलता है तो निकलने का कारण होता है आकर्षण, निकलने का माध्यम होता है ट्रांसपोर्टेशन, जहां जाता है वहां पर रुकने के लिए आवश्यक होता है एकोमोडेशन, और इंटरमीडिएरी जो उसके बीच में जो बिचौलिए होती हैं वो उसमें एक इम्पॉर्टेंट भूमिका अदा करते हैं जो सप्लाई का काम में। और एक्टिविटी जो वहाँ की गतिविधियाँ हैं, उन गतिविधियों में भी सप्लाई की भूमिका होती है। तो ये टूरिज्म सेक्टर जो है थोड़ा सर्विस इंडस्ट्री है, सेवा उद्योग है। इस सेवा उद्योग में थोड़ा अन्य उद्योग की अपेक्षा सप्लाई जो है थोड़ा डिफरेंट होता है, और कस्टमर जो है डायरेक्ट इसको अनुभूति प्रदान करता है, और अनुभूति के आधार पे, उस सर्विसेज के आधार पे ही कस्टमर आगे की रणनीति बनाता है, आगे उस डेस्टिनेशन की इमेज बिल्डिंग में सहयोग करता है और उस सर्विसेज की इमेज बिल्डिंग में सहयोग करता है। इसलिए यहाँ पे सप्लाई का महत्व जो है ज़्यादा बढ़ जाता है। जो इसके एलिमेंट हैं, एलिमेंट्स ऑफ द टूरिज्म सप्लाई है, उसको हम एक एक करके वर्णन करेंगे। तो जब एलिमेंट्स की बात करते हैं, आकर्षण की बात करते हैं, तो उसमें बहुत सारे आकर्षण होते हैं। भारत की विविधता के कारण, भारत में ही नहीं पूरे विश्व की देखा जाए तो विश्व की भी विविधता है। हर देश की अपनी एक संस्कृति है, हर देश का अपना एक स्वभाव है, हर देश का अपना एक भौतिक बनावट है, और उसके आधार पे उसके आकर्षण हैं। उसी के अनुसार व्यक्ति जब मूव करता है किसी भी जगह से, किसी भी देश से, किसी भी स्थान से, तो उस व्यक्ति की पर्सनल एक मूवमेंट का आइडेंटिटी होती है, रिक्वायरमेंट होता है, कॉज होता है, और उसके अनुसार उसकी जो है आवश्यकताएं होती है। उस आवश्यकताओं की पूर्ति करना सप्लाई के अंतर्गत आता है। तो जो ये महत्वपूर्ण है इसको जो है हम वर्णन करें अगर इस एलिमेंट को, तो वर्णन में देखते हैं कि नेचुरल अट्रैक्शन,
जो प्राकृतिक आकर्षण है, जैसे कि पहाड़ है, समुद्र है, वेव वाटरफॉल है, केव है, और बहुत सारी जो है प्राकृतिक संसाधन है, जैसे बीच है, लेक है, नदियां हैं, उसके अलावा डेजर्ट है। अब डेजर्ट में भी आइस डेजर्ट हो सकता है, जिसको कोल्ड एरिया में जो मिलते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों पे पाए जाते हैं, और सैंड डेजर्ट होता है, जैसे साल्ट का डेजर्ट और हो सकता है। सैंड का डेजर्ट में जैसे रेगिस्तान में है थार का डेजर्ट भारत में, और साल्ट डेजर्ट कच्छ के एरिया में अगर चले जाइए तो नमक का रेगिस्तान मिल जाता है। तो इस तरह की अलग अलग आकर्षण की चीज़ें हो सकती हैं नेचुरल चीज़ों में। कल्चरल अट्रैक्शन में क्या हो सकता है, हिस्टोरिकल लैंडमार्क्स, म्यूजियम, आर्ट गैलरी, फेस्टिवल्स, सब मतलब संस्कृति। और भारत में देखा जाए तो सांस्कृतिक रूप से भारत की इन रिचनेस तो अद्भुत है, इतनी दुनिया में कहीं भी इन रिचनेस कल्चर संस्कृति के रूप में हम नहीं देखते हैं। ये सांस्कृतिक इनरिचनेस भारत की जो है एक बहुत बड़ी पूंजी है, और ये इसकी डिमांड भी होती है और इसकी सप्लाई भी प्रॉपर तरीके से हो रही है। तो ये सप्लाई में हम कल्चरल जो अट्रैक्शंस हैं उनकी सप्लाई कर सकते हैं, वो उसकी मांग के आधार पे उसकी पूर्ति की जाती है। फिर मैन मेड अट्रैक्शन है, जो सप्लाई के एलिमेंट्स हैं, उसके पर्यटन आपूर्ति के जो तत्व हैं, मैन मेड में बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं। ग्रेट मॉन्यूमेंट्स ऑफ इंडिया जो है, अगर देखा जाए तो भारत में मॉन्यूमेंट्स का एक अपार संभावना है, मॉन्यूमेंट्स टूरिज्म का। थीम पार्क है, और उसके बाद जो है मनोरंजन के स्थल हैं, मनुष्यों द्वारा बनाए गए कुछ आकर्षक उदाहरण बहुत सारे हैं जो पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करते रहते हैं। स्पेशल इवेंट भी एक इम्पॉर्टेंट आपूर्ति का जो है आकर्षण है, जैसे कि फेस्टिवल, परेड, एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स इवेंट, बहुत सारे। इसके अलावा और भी बहुत सारे इवेंट हैं जो मनुष्यों को आकर्षित करते हैं, जिसकी पूर्ति करके हम टूरिज्म इंडस्ट्री को इनरीच कर रहे हैं। ये इवेंट जो है, ये स्पेशल इवेंट स्पेशल टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं, स्पेशल इंटरेस्ट टूरिज्म को भी प्रमोट करते हैं। तो एडवेंचर और लेजर एक्टिविटीज है। फुर्सत के समय अगर फुर्सत है तो टूरिस्ट को जो है फुर्सत में मूव करता है, तो वो उसकी चॉइस के अनुसार जिस डेस्टिनेशन पे जाता है वहाँ पे। और उसके बाद अगर एडवेंचर एक्टिविटी करती है, साहसिक गतिविधियों में अगर शामिल हो रहा है, जैसे कि लंबी पैदल यात्रा हो गई, ट्रैकिंग हो गई, माउंटेनरिंग हो गई, स्कूबा डाइविंग हो गई, पैराग्लाइडिंग हो गई, पैराशूटिंग हो गई, वॉट एवर द एडवेंचर स्पोर्ट्स ही डूइंग, मतलब जो भी वो साहसिक क्रिया कर रहा है वो सभी इसके अंतर्गत आते हैं। और वो फुर्सत के समय में ये सब साहसिक क्रिया, जब फुर्सत के समय में छुट्टी बिताने के लिए जब यात्रा करता है आदमी, तब इस तरह के चीज़ों में इन्वॉल्व होता है जनरली। एलिमेंट्स ऑफ जो टूरिज्म जो सेक्टर है, उसमें अट्रैक्शन के बाद जो चीज़ें आती हैं वो ट्रांसपोर्टेशन है। ट्रांसपोर्टेशन एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, इम्पॉर्टेंट अवयव है, इम्पॉर्टेंट तत्व है पर्यटन उद्योग का। अट्रैक्शन के बिना, जैसे कॉज ऑफ मूवमेंट जो है अट्रैक्शन होता है, उसी प्रकार से मोड ऑफ मूवमेंट आज की डेट में वो ट्रांसपोर्टेशन है। अगर व्यक्ति को घूमने का कारण बनाता है, आकर्षण उसका जो कारण बनता है, तो ट्रांसपोर्टेशन उसका माध्यम बनता है। अब ट्रांसपोर्टेशन में सरफेस ट्रांसपोर्टेशन है, एयर ट्रांसपोर्टेशन है, वाटर ट्रांसपोर्टेशन है। ये तीन सेगमेंट मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टेशन के हैं। तो एयर ट्रांसपोर्टेशन में हम देखते हैं कि हवाई परिवहन में पूरा लंबी दूरी की यात्राओं को कम समय में पूरी किया जा सकता है, और सहजता के साथ अब हवाई यात्राओं में भी अनेक प्रकार की सुविधाएं लो कास्ट एयरलाइंस भी रन करती हैं, जिसमें कम पैसे में हम लंबी दूरी की यात्राएं भी कर सकते हैं लो कास्ट एयरलाइन के माध्यम से, इकोनॉमी क्लास के टिकट लेकर। तो ये जो लो कास्ट एयरलाइन और नए नए एयरपोर्ट का निर्माण, डोमेस्टिक टूरिज्म में भी जब देख रहे हैं कि छोटे छोटे जगहों पे हवाई सुविधाएं जो है उपलब्ध होने लगी हैं, तो लंबी से लंबी दूरी जो है कम समय में, छोटे समय में जो है पूरी की जाने लगी है। इससे जो है यातायात के सेक्टर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। एयरलाइंस इंडस्ट्री की जो है टूरिज्म के जो पूर्ति है उसमें जो है सप्लाई है, टूरिस्ट की जहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँचाने की जो भूमिका है, उसमें एयरलाइन इंडस्ट्री का महत्वपूर्ण भूमिका है, एयर ट्रांसपोर्ट की महत्वपूर्ण भूमिका है। एयर ट्रांसपोर्ट जो है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लैंड ट्रांसपोर्ट में यानी सरफेस ट्रांसपोर्टेशन में रेलवे और रोड दो मुख्य रूप से जो है इसको दो रूपों में कैटेगराइज करके हम देखते हैं। अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें
तो रोड ट्रांसपोर्ट में जैसे निजी वाहन हो गए, गवर्नमेंट बसेज हो गई, उसके बाद कोचेज हो गई, और भी बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो है सेगमेंट हैं ट्रांसपोर्ट के। वहीं रेलवे, तो रेलवे का देख रहे हैं कि टूरिस्ट ट्रेनें हैं, स्पेशल ट्रेनें हैं। उसके बाद अगर बहुत सारी, जो अगर कोई स्पेशल फेस्टिवल होता है तो उस फेस्टिवल पे स्पेशल ट्रेनें चलाई जाती हैं। टूरिस्ट ट्रेनें, कुछ खास यात्राओं के लिए टूरिस्ट ट्रेनें जो है, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा, 4 धाम की यात्रा, इस तरह से जो है टूरिस्ट ट्रेनें जो है चलती हैं। बसें चल रही हैं, इस तरह की स्पेशल बसें, 4 धाम की यात्रा के लिए बस निकलती है, 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए बस निकल रही है। तो इस तरह से जो यात्राएं हो रही है उसके लिए कुछ स्पेशल बसों का प्रावधान किया जाता है। उसके अलावा स्वयं की अपने गाड़ियों से लोग यात्रा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यात्राएं, लो कास्ट में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी यात्रा जो है बहुत आसानी से की जा सकती है। तो इसमें ये टूरिस्ट को, जो टूरिस्ट की सप्लाई है, टूरिस्ट को गंतव्य तक पहुंचाने में सरफेस ट्रांसपोर्टेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। और भारत में तो सरफेस ट्रांसपोर्टेशन के कारण आज देखने को मिलता है कि अपने गाड़ियों से लोग कितनी ज़्यादा मात्रा में ट्रेवल करना शुरू कर दिए हैं। अपनी गाड़ियां उनको जो है विशेष रूप से ट्रेवल का एक कारण बन रही हैं। और विशेषकर अभी देखा जा रहा है कि उत्तराखंड, हिमालय के क्षेत्रों में, हिमाचल में और लद्दाख तक, लेह लद्दाख तक लोग जो है सेल्फ ड्राइविंग करके अपनी गाड़ियों से पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सेल्फ ड्राइविंग करके अपने गाड़ियों से पहुंच रहे हैं और यात्रा का आनंद ले रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे डेस्टिनेशन पे, लोकल डेस्टिनेशन पे जो लोकल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड किए जाते हैं उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उस लोकल ट्रांसपोर्ट में साइकिल की व्यवस्था डेस्टिनेशन पे, मोटरसाइकिल की व्यवस्था, स्कूटर की व्यवस्था। आई हैव सीन इन द हिल एरिया, माउंटेन एरिया, एंड गोवा में भी मैंने देखा है, मैंने यूज भी किया है कि वहाँ पे लोकल ट्रांसपोर्ट में जस्ट यू शो योर ड्राइविंग लाइसेंस, सबमिट योर एनी डॉक्यूमेंट्स एंड पे एंड टेक पर्सनल कार, पर्सनल स्कूटी, पर्सनल साइकिल ऑन रेंट फॉर फुल डे, 4 आवर, 8 आवर। ये इस तरीके से जो है वो प्रोवाइड करते हैं। 1 वीक, 2 वीक जो है बहुत सारी जगहों पे उसके लिए प्रोवाइड करते हैं कि आप लेके जा सकते हो, ड्राइव करिए, खुद ड्राइव करिए, घूमिए और घूमने के बाद पार्किंग में खड़ा करिए, सेफली गाड़ी को रिटर्न कर दीजिए। वहाँ पे ड्राइवर की आवश्यकता नहीं, वो ड्राइवर नहीं, वो ड्राइविंग लाइसेंस बस चेक करते हैं कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, उसकी फोटोकॉपी रखेंगे, आपका आधार कार्ड वगैरह देंगे, एड्रेस प्रूफ वगैरह, और उसके बाद आपको वापस वो दे देते हैं, चार्ज करते हैं उसका गाड़ी का। तो ये लोकल ट्रांसपोर्ट में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है सप्लाई चेन की। जो है लोकल ट्रांसपोर्ट जो है टूरिस्ट को डिफरेंट डिफरेंट डेस्टिनेशन पे, डिफरेंट डिफरेंट टूरिस्ट के अट्रैक्शन पे पहुंचाने में, ये इस प्रकार के जो टूल्स डेवलप हुए ट्रांसपोर्टेशन के सेक्टर में, बहुत बड़ी भूमिका रही उसका। वही वाटर ट्रांसपोर्टेशन को अगर देखा जाए तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्रूज लाइनर्स हैं, क्रूज लाइन बहुत तेज़ी के साथ जो है, मतलब एक तरह से लोग जो है इसको प्रीफर भी करते हैं जनरली कि क्रूज से ट्रेवल करें। मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ कि मैं गया था अभी अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार की यात्रा करके बाई एयर गया था, लेकिन बच्चों का इंटरेस्ट था कि क्रूज में चलेंगे, तो स्वराजदीप क्रूज, बाई क्रूज गए हम कि वहाँ पे जाके और फिर लौट के आया क्रूज से। तो ये इंटरेस्ट है, स्पेशल एक इंटरेस्ट के अंतर्गत ये आने लगता है। और वो लोग जो है वो क्रूज भी डेस्टिनेशन पे टूरिस्ट की सप्लाई में, टूरिस्ट को पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं ये। तो ट्रांसपोर्टेशन जो है टूरिस्ट को और टूरिस्ट सर्विसेज को, टूरिस्ट की बहुत सारी सेगमेंट, बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, वो ट्रांसपोर्टेशन के द्वारा ही संभव हो सकता है। टूरिस्ट को कुछ परचेज कर रहा है तो कार्गो के द्वारा वो अपने सामान को शिफ्ट करना चाहता है, तो वो ट्रांसपोर्टेशन से ही संभव है, पॉसिबल है। टूरिस्ट को अगर किसी हाई पीक पे जो यात्रा करके पहुंच रहा है और वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें चाहिए, उपलब्ध चाहिए, तो वो उसको जो सप्लाई हो रही है चीज़ों की, उसमें ट्रांसपोर्टेशन की महत्वपूर्ण भूमिका है। बिना ट्रांसपोर्टेशन क्या, वो उन ट्रांसपोर्टेशन में इसके अलावा बहुत सारे पर्वतीय क्षेत्रों में मैंने देखा है कि वो मोटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट की जगह पे जो है
एनिमल को ट्रांसपोर्ट के रूप में यूज करते हैं, खच्चर का। अब खच्चर से इवन टूरिस्ट को भी वो ट्रेवल कराते हैं और उसी खच्चर से उनके सामानों को, जो उनकी रिक्वायरमेंट है उस डेस्टिनेशन पे, उनकी जो डिमांड है उस डिमांड की पूर्ति करने के लिए भी सामानों की सप्लाई करते हैं घोड़ों के माध्यम से। जैसलमेर आप चले जाइए, डेजर्ट एरिया में चले जाइए तो ऊंट के माध्यम से उनका सप्लाई, मतलब वो ट्रांसपोर्टेशन भी है और उसी से सामान ढोने का भी काम करते हैं डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रांसपोर्टेशन का जो है सेगमेंट है, जो पर्यटकों की सप्लाई में जो है इम्पॉर्टेंट भूमिका रखता है, उसकी पूर्ति में जो है, आपूर्ति के लिए जो है बहुत ही आवश्यक कंपोनेंट है। आवास एक महत्वपूर्ण, ये भी एक सेगमेंट है जो टूरिज्म सप्लाई में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि होटल, मोटल, रिजॉर्ट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो है एकोमोडेशन सर्विसेज हैं जो टूरिस्ट प्रीफर करते हैं, टूरिस्ट को हम प्रोवाइड करते हैं। उसकी इस सप्लाई में, टूरिज्म के सप्लाई में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। टूरिस्ट जब किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचता है, किसी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट अट्रैक्शन के कारण, मूवमेंट, ट्रांसपोर्टेशन के कारण वहां पहुंचना, और पहुंचने के बाद जो रिक्वायरमेंट होती है वो आवास व्यवस्था की रिक्वायरमेंट होती है। लॉजिंग एंड फूडिंग, आवास और भोजन की व्यवस्था चाहिए वहां पे। तो आवास की व्यवस्था की पूर्ति जो होती है वो होटल करते हैं। होटल में जो है लग्जरी होटल हो गए, बजट कैटेगरी के होटल हो गए, लो कास्ट के होटल हो गए, धर्मशाला हो गए। अब लग्जरी होटल में पेइंग कैपेसिटी के आधार पे जो है ये टूरिस्ट की डिमांड के अनुसार उसकी सप्लाई होती है। जैसा टूरिस्ट ने डिमांड किया वैसा सप्लाई डेस्टिनेशन पे, और ये डिपेंड करता है कि किस डेस्टिनेशन पे वो किस तरह के अवेलेबिलिटी है वहाँ पे एकोमोडेशन की, और उस अवेलेबिलिटी के अनुसार उसको सप्लाई। तो जैसा टूरिस्ट होगा उसके कास्ट, उसके अनुसार, उसकी पेइंग कैपेसिटी के अनुसार हम उसकी सप्लाई करते हैं। रिजॉर्ट की व्यवस्था है, तो रिजॉर्ट जनरली जो है ये लग्जरियस फैसिलिटी होती है और ये नेचुरल साइट्स पे जनरली होते हैं। सी साइड रिजॉर्ट, बीच रिजॉर्ट, रिवर व्यू रिजॉर्ट, लेक व्यू रिजॉर्ट, डेजर्ट साइड रिजॉर्ट। हाँ, तो ये जो है ना जनरली नेचुरल, जो फॉरेस्ट रिजॉर्ट, तो ये सभी नेचुरल डेस्टिनेशन पे पाए जाते हैं और टूरिस्ट के पेइंग कैपेसिटी के अनुसार उसको फैसिलिटेट, उसकी इंटीरियर, उनका डेकोरेशन, उनकी लाइटिंग फैसिलिटी और उनकी सर्विसेज डिपेंड करती है, और उसी के अनुसार उसको हम पूर्ति करते हैं। जैसा डिमांड होता है, जैसा पेइंग कैपेसिटी वाला टूरिस्ट मिलता है, उसके अनुसार उसको हम रिजॉर्ट की पूर्ति करते हैं। हॉस्टल्स जनरली जो है ये लो बजट का जो है होता है। जैसे यूथ हॉस्टल्स है, ये यूथ हॉस्टल पूरे बहुत सारे देशों में भी इसकी फैसिलिटी होती है, और इवन इंडिया में भी यूथ हॉस्टल का बहुत सारे एकोमोडेशन की फैसिलिटी उपलब्ध है। तो लो बजट के, और इसके मेंबरशिप होती है। बहुत सारे हॉस्टल होते हैं जहाँ पे विदाउट मेंबरशिप भी अरेंजमेंट होता है। जैसे स्टूडेंट जो रहते हैं उसमें भी हॉस्टल की फैसिलिटी होती है। एजुकेशन पर्पज से कोई जा रहा है तो हॉस्टल में रह रहा है। लेकिन और भी इस तरह के यूथ हॉस्टल के तरह के और भी एकोमोडेशन प्रोवाइड करने वाले ऑर्गेनाइजेशन हैं जो फैसिलिटेट करते हैं हॉस्पिटलिटी सेक्टर में टूरिस्ट की जो है सर्विसेज को, मतलब एकोमोडेशन सर्विसेज की पूर्ति के लिए, आपूर्ति जो है करने में महत्वपूर्ण उनकी भूमिका होती है हॉस्टल्स की। बेड एंड ब्रेकफास्ट, B&B, ये बहुत प्रचलित हुआ है इधर हाल के वर्षों में। तेजी के साथ लोग B&B पे जो है एकोमोडेशन को जो है यूज करना शुरू किए हैं, और सप्लाई, डिमांड भी हुई है, सप्लाई भी हो रही है। यहाँ पे लोग जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, जो पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे B&B के रूप में जो है सप्लाई का काम, और गवर्नमेंट भी इसकी जो है प्रमोट करने का काम कर रही है। रजिस्ट्रेशन इसका लोकल अथॉरिटी या मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के माध्यम से ये मिल जाता है। बहुत सारी जगहों पे लोकल अथॉरिटी जो है, बहुत सारी कंट्री में जो है वहाँ की अथॉरिटी चेक करती है और दे गिव द सर्टिफिकेशन। लेकिन हमारे यहाँ जो B&B का रजिस्ट्रेशन के लिए एक फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट में जो है गवर्नमेंट का को अप्लाई करना पड़ता है। दे रिव्यू दैट, और उसके बाद उसको लिस्टिंग करके दे अप्रूव्ड। माइनर जो उसका चेकिंग होती है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसमें किस तरह की सुविधाएं हैं उसको पूर्ति अगर कर रहा है वो डेस्टिनेशन, तो उस पर उसकी सप्लाई, उसको जो है अप्रूवल मिल जाता है। वेकेशन रेंटल्स
अवकाश किराया जैसे अपार्टमेंट, घर या विला, इस तरह के बहुत सारे आजकल बहुत तेज़ी के साथ ये भी पॉपुलर हो रहा है। अपार्टमेंट, अगर किसी के जो 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK अपार्टमेंट्स है या 1 BHK अपार्टमेंट्स है, जनरली दे रजिस्टर्ड फॉर द टूरिस्ट, और उसको अपार्टमेंट में गए और जाके रुके। मेरा ये अभी एक्सपीरियंस है, booking.com से मैंने बुक किया लंदन में और जाके रुका। कभी कहीं भी किसी वहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर से मेरी मुलाकात नहीं हुई, उसके ओनर से मुलाकात की ज़रूरत नहीं पड़ी। वो सिंपली मेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू उसने जो है की लॉक का जो कोड था उसको शेयर किया, गया कोड डाला, अपार्टमेंट में गया, रहा, सर्विसेज यूज की, वहीं खाना बनाया, खाया, फिर वापस जो है रिटर्न अपने टाइम चेकआउट करके निकल लिया लॉक करके, एंड इन्फॉर्म जस्ट हिम आई हैव लीव चेकआउट फ्रॉम योर प्रीमाइसेज। तो इस तरह की सुविधाएं भी जो है टूरिज्म सप्लाई में पूर्ति में जो है महत्वपूर्ण भूमिका आवास के पूर्ति के लिए लगाती हैं। और लो बजट के लोग जो है, लो कैटेगरी जिनका बजट है, वो इस तरह की सुविधाओं का तेज़ी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। या किसी का इंटरेस्ट ये है कि हम सेल्फ कुकिंग करके खाएंगे, तो होटल में ये तो संभव नहीं है अब लग्जरी होटल में कि आप सेल्फ कुकिंग कर लीजिए। वहाँ पे बहुत हाई फाई अगर है तो बुकिंग कर रहे अपना स्वयं का कुछ किचन अगर बुक कर रहे हैं तो ठीक है, उसमें पॉसिबिलिटी बनती है। लेकिन बहुत सारे होटल इस तरह की प्रेफरेंस नहीं देते हैं कि आप सेल्फ कुकिंग करिए, तो वहाँ पे जो है इस तरह के जो छोटे अपार्टमेंट्स हैं या वेकेशन रेंटल्स पे जो चलते हैं एकोमोडेशन की सुविधाएं, वहाँ पे इसको यूज किया जा सकता है और ये पूर्ति करते हैं। इस तरह की सप्लाई हो रही है टूरिस्ट की डिमांड के अनुसार। तो कैंपिंग एंड ग्लैम्पिंग, आउटडोर स्टे इन द टेंट, कार्नवास और लग्जरी सेटअप्स, नेचर के पास जो है, मतलब नेचुरल टूरिज्म में बहुत सारे जो है प्रकृति के उत्साही लोग जो है चले जाते हैं और सेल्फ का टेंट लगा के वहाँ पे रुक गए। तो वहाँ पे टेंट प्रोवाइड करने वाले लोग होते हैं, चलो टेंट प्रोवाइड किया, वहाँ पे फैसिलिटेट कर देंगे, दे विल स्टे। तो इस तरह की चीज़ें जो है टेंट कारवां वगैरह जो है बहुत तेज़ी के साथ बढ़ता हुआ हॉस्पिटैलिटी का एक टूल्स है जो टूरिस्ट को बहुत प्रिफर करते हैं। टूरिस्ट जो जनरली इंडिविजुअल ट्रेवलर्स या साहसिक यात्रा में जो इंटरेस्ट रखते हैं, वो इस तरह की जो है एकोमोडेशन की डिमांड करते हैं। गेस्ट हाउस एंड होम स्टे, गेस्ट हाउस एंड होम स्टे भी जो है पर्यटन आपूर्ति के तत्व में आवास में जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि इंटरमीडिएटरीज जो पर्यटन आपूर्ति के तत्व में जो मध्यस्थ होते हैं, मध्यस्थों की भूमिका भी महत्वपूर्ण होती है। ये सर्विस जो टूरिज्म की जो सर्विसेज हैं, उस सर्विसेज को प्रोवाइड करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जैसे कि ट्रेवल एजेंट। अब वॉट एवर द सर्विसेज रिक्वायर्ड, इफ एनीबडी इज ट्रेवलिंग थ्रू द टूर ऑपरेशन कंपनी, he must ask for the every services to the travel agent and tour operation company। तो उस कंडीशन में जो ट्रेवल एजेंट होता है वो उसका दायित्व बनता है कि उसकी जो है एकोमोडेशन से, उसकी अट्रैक्शन से संबंधित, उसका जो आवास से संबंधित है, भोजन से संबंधित व्यवस्थाएं हैं, उन सब की पूर्ति करने का काम वो ट्रेवल एजेंट करे। तो इसका महत्वपूर्ण एक एलिमेंट्स है, इंटरमीडिएटरीज है। उसके बाद टूर ऑपरेटर है, ऑनलाइन ट्रेवल एजेंसीज हैं, ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, वो भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पर्यटन की आपूर्ति में जो है गतिविधियां, जो एक्टिविटीज है, जैसे कि एडवेंचर एक्टिविटीज, कल्चरल एक्टिविटीज, ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है टूरिज्म की सप्लाई में। लेजर एक्टिविटीज़ है, वाइल्ड लाइफ एंड नेचर बेस्ड एक्टिविटीज़ है, स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है, ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सप्लाई मैनेजमेंट इन टूरिज्म जो है ये एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है। इसमें जो है रिसोर्स का एलोकेशन, मतलब संसाधन आवंटन होता है, और आपूर्तिकर्ता का समन्वय, ये दो बातें जो है महत्वपूर्ण होती हैं। इसके साथ साथ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, जो इन्वेंटरी मतलब जो उत्पाद की सेवाओं की उपलब्धता, उसका रख रखाव रखते हैं, उसका जो है ध्यान रखने का काम इन्वेंटरी मैनेजमेंट के माध्यम से होता है। सस्टेनेबिलिटी मतलब स्थिरता पे हम ध्यान रखते हैं, उसको धारणीय क्षमता पे, कि उसका जो है निगेटिव इम्पैक्ट ना हो, वो सस्टेनेबिलिटी बनी रहे, धारणीय क्षमता बनी रहे। कस्टमर सेटिस्फेक्शन इज ए इम्पॉर्टेंट रोल इन द सप्लाई मैनेजमेंट। हम इसका टाइम फ्रेम भी जो है इसका ध्यान रखना पड़ता है, आपूर्ति की समय सीमा, मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री है। ऐसा नहीं कि हमको ट्रेन पकड़ना है और हम 3 बजे की ट्रेन है, गाड़ी की डिमांड किया था मैंने 2 बजे कि आधे घंटे में पहुंच जाएंगे और 2:30 बजे वो लेके आ रहा है।
तो इस तरीके की जो है टाइम मैनेजमेंट पे ये इंडस्ट्री जो है रिस्क पे नहीं चलती है, वो टूरिस्ट नहीं जाएगा, इस तरह की सर्विसेज को नहीं यूज करेगा। तो शॉर्ट टर्म सप्लाई होती है, मतलब फिक्स होता है, समय फिक्स होता है। मीडियम टर्म सप्लाई, शॉर्ट टर्म सप्लाई में जो है उसको क्या होता है कि इंक्लूडेड सर्विसेज दैट कैन बी क्विकली एडजस्टेड, बहुत तेजी के साथ जो है एडजस्ट किया जा सकता है उसको, उसमें टाइम नहीं होता है कि आप उसको टाइम लेके एडजस्ट करोगे। एक मीडियम टर्म सप्लाई होता है, इसमें कुछ फैसिलिटी जो कुछ डिमांड होती है टूरिस्ट को जो है उसको समय के अनुसार उसको पूर्ति की जा सकती है टाइम लेकर। और एक लॉन्ग टर्म सप्लाई होती है कि उसके डिमांड के अनुसार वहाँ पे क्रिएट किया जा सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर किसी की स्पेशल इंटरेस्ट है, स्पेशल डिमांड है, तो उसको पूर्ति के समय जो है उस टाइम फ्रेम में सप्लाई करने के लिए उसको तैयार किया जा सकता है, पूर्ति की जा सकती है। टूरिज्म रिसोर्स एलोकेशन में जो पर्यटन संसाधन का आवंटन है, इसमें प्राथमिकता देना, मतलब प्रायोरिटाइजेशन डिमांड होती है। प्राथमिकता के आधार पर, प्राथमिकता जो है उसकी वरीयता के आधार पर आवंटन किया जाता है। फिर स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी के आधार पर उसका आवंटन किया जाता है। स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन, मतलब हितधारकों का सहयोग जो होता है उसके आधार पर उसको आवंटन किया जाता है, शामिल किया जाता है टूरिज्म रिसोर्सेज का एलोकेशन में। और टूरिज्म सप्लाई कोऑर्डिनेशन, पर्यटन आपूर्तिकर्ता का जो समन्वय होता है उसमें क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, परफॉर्मेंस की मॉनिटरिंग होनी चाहिए, उसमें कोलैबोरेटिव प्लानिंग होनी चाहिए, और उसका टेक्नोलॉजी के इंटीग्रेशन, मतलब प्रौद्योगिकी का एकीकरण होना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिसेज, स्थिरता मतलब धारणीय क्षमता का जो है अभ्यास होना चाहिए। आपूर्तिकर्ताओं के लिए हरित पर्यटन उद्योग के लिए पर्यावरण के अनुकूल उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो ये टूरिज्म सप्लाई का कोऑर्डिनेशन की महत्वपूर्ण है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो सिस्टम है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट इन टूरिज्म सप्लाई, ये इसको जो इन्वेंट्री मतलब जो रख रखाव की व्यवस्था है उसका जो है कैसे मैनेजमेंट करते हैं, तो डिमांड फोरकास्टिंग, मतलब जो मांग की पूर्वानुमान है उसको ध्यान रखना पड़ता है। ऐतिहासिक डेटा, मौसम के रुझानों, पैटर्न के आधार पर ग्राहकों की जो डिमांड होती है उसको हम प्री डिसाइड करके जो है उसकी तैयारी करके रखते हैं। और रियल टाइम ट्रैकिंग, मतलब रियल टाइम ट्रैकिंग का मतलब वास्तविक समय में इन्वेंट्री स्तर पर उपलब्धता की निगरानी के लिए प्रौद्योगिकी का उपलब्ध, मतलब हम भाई कितना सामान हमारे पास है अभी स्टॉक में और कितनी सप्लाई हो गई, उसकी जो है रियल टाइम, मतलब ये नहीं कि उसको काउंट करके बताएंगे ना, उसका जो है एक्यूरेट इंफॉर्मेशन जो है रियल टाइम, मतलब तुरंत तत्काल जब चाहे तब उसकी उपलब्धता हो, ताकि फिर उस स्टॉक की हम एडवांस में एज पर द डिमांड उसकी जो है उपलब्धता बना के रख लें। डायनेमिक प्राइजिंग, मतलब मूल्य निर्धारण करने में भी जो है इसका महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और प्राइस को अगर ठीक प्रकार से नहीं रखते हैं तो हम डिमांड में कमी आती है, और डिमांड कमी आने पे जो है फिर ओवरऑल सप्लाई प्रभावित होगी। ओवर बुकिंग स्ट्रेटेजी, जैसे कि ओवर बुकिंग रणनीतियाँ उपभोग या अधिक दरों को अधिकतम करने के लिए रद्दीकरण की जोखिम को संतुलित करना, ये एक महत्वपूर्ण है। सस्टेनेबिलिटी, मतलब उसको जो उससे गार्बेज निकलते हैं उसको मिनिमाइज करने का प्रयास करना चाहिए, कम करने का प्रयास करना चाहिए, इसका ध्यान रखना जो है एक महत्वपूर्ण कारण है। इसमें टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत सेंसिटिव इंडस्ट्री है, और इसमें अगर जब हम सप्लाई को ध्यान से नहीं देखते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं, तो इसमें हमको टूरिस्ट की जो एटीट्यूड है, बिहेवियर है, उसकी जो डिमांड की पूर्ति समय से नहीं हुई, सप्लाई ठीक प्रकार से नहीं हुई सर्विसेज की, तो वो टूरिस्ट रिएक्ट करता है और उस डेस्टिनेशन की इमेज बिल्डिंग पे असर पड़ता है, उस जो सप्लायर है उस सप्लायर की इमेज बिल्डिंग पे असर पड़ता है। टूरिस्ट का जो मोटिव है उस मोटिव में दिखाई पड़ता है कि वो ओवरऑल जो है वो रिएक्ट करने लगता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद द सर्विसेज। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम इस तरीके से मैनेजमेंट करके चलते हैं तो सप्लाई प्रभावित नहीं होगी, और उसको इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक इम्पॉर्टेंट भूमिका में हो सकता है हमारी सर्विसेज की सप्लाई के लिए। कई बार जो है टूरिस्ट गाइड की डिमांड होती है, या अभी जो सर्विसेज की, जैसे अभी एक उदाहरण कुंभ का मैं आपको देता हूँ कि प्रोजेक्टेड था कि 40 करोड़ लोग स्नान करेंगे, 50 करोड़ की तैयारी हुई, पहुँचे 65 करोड़, 15 करोड़ लोग ज़्यादा। तो फिर गवर्नमेंट ने जैसे ही देखा कि पहले दिन से ही एक दिन में जो प्रोजेक्शन है वो बढ़ने लगा, तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि फिर उसके हिसाब से वो तुरंत अपने स्ट्रेटजी को चेंज की, और चेंज करने के बाद उस कुंभ मैनेजमेंट के जो लोग थे उन लोगों ने वो अब वो 70 करोड़ के हिसाब से जो है प्लानिंग करना शुरू किए, मैनेजमेंट करना शुरू किए, व्यवस्थाओं को ध्यान में रखना शुरू किए,
ट्रेनें बढ़ गई, 4-4 मिनट पे एक-एक ट्रेनें निकल रही हैं। मतलब एक-एक दिन में जो है ट्रेन का प्रयागराज की तरफ जो है ट्रेनें पहुंचने में 4-4 मिनट पे ट्रेन आने जाना, आना जाना ये लगा रहा। तो इस तरीके से मैनेजमेंट करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है। पर्यटन की स्थिरता, सस्टेनेबिलिटी जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसमें जो है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, पर्यटन संरक्षण, कल्चरल प्रिजर्वेशन, सांस्कृतिक संरक्षण, इकोनॉमिक वाइबिलिटी जो है आर्थिक व्यवहार्यता जो है वो महत्वपूर्ण होती है, और कम्युनिटी सामुदायिक संलग्नता भी महत्वपूर्ण होता है सस्टेनेबिलिटी को धारण करने में, मेंटेन करने में। कस्टमर सेटिस्फेक्शन एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ग्राहकों की संतुष्टि, सर्विस क्वालिटी पे ये संतुष्टि आती है। वैल्यू ऑफ मनी, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम दे रहे हैं उसकी कीमत जो ले रहे हैं वो उसके हिसाब से होनी चाहिए, उसका ध्यान में रख के। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। एसेसिबिलिटी, जो वहाँ पे आसानी से पहुँच सके उसका भी हम ध्यान रखना चाहिए। पर्सनलाइजेशन, उसके व्यक्तिगत आवश्यकताओं की, प्राथमिकताओं की पूर्ति करना जो है कस्टमर की आपूर्ति में विशेष ध्यान रखना चाहिए। मेमोरेबल एक्सपीरियंस अगर कुछ है तो उसका जो है छाप छोड़ना चाहिए कस्टमर के ऊपर, और कस्टमर उसको रियलाइज करता है। आप इस को ध्यानपूर्वक सुने हैं इस लेक्चर को, आपको इसके लिए बहुत बहुत आभार। इस मॉड्यूल 3 का 5वां लेक्चर यहाँ पे समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने इसको ध्यानपूर्वक सुना। नमस्कार।